ये जो संकट है ये बहुत पहले भारत में आ चुका था। ये संकट तब आया जब भारत अमेरिका के सामने झुका और भारत झुक के उसने ट्रेड डील की। भारत में तो कहा लोग कि अब्दुल को टाइट करूंगा, वहां जाके जो वहां का अब्दुल है, सलमान है, उसके पैर पकड़ते हैं ये लोग। ये भारत में ही संभव है कि आप यहाँ अब्दुल को टाइट करने की बात कहेंगे, तो कपड़ों से ही पहचान लेते हैं। आप कहेंगे कि 15% मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है, लेकिन ढेर सारे हिंदू जाके उनके घरों में छोटा छोटा काम करते हैं। ये भारत सरकार आपको कभी नहीं बताती है। कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब वो मार्ग ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही रुका है, तो आपकी सारी चीजें रुकी हैं, सप्लाई चेन बाधित हुआ और उसके बाद चीजें मुश्किल में पड़ गई। अभी तक गैस की क्राइसिस खत्म नहीं हुई है और ये शुरू हो गई थी कब? मार्च में। लेकिन सरकार क्या कर रही थी? पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार, उसने कोई इसको संकट को गंभीरता से लिया ही नहीं। उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया, जीत गए, तो उनको लगता है कि नहीं, अब बताना चाहिए कि आप सोना मत खरीदिए, क्योंकि सोना जो है वो डॉलर में खरीदा जाता है और डॉलर जो है रुपए की तुलना में ज्यादा महंगा हो गया है और उसको ज्यादा अगर खर्च होगा तो भारत का फॉरेन रिजर्व कम होगा, फॉरेन रिजर्व कम होगा तो भारत की आर्थिक संकट और गहरी हो जाएगी। ये जो आंकड़े हैं ये साफ साफ कहानी कुछ और कहते हैं। तो आप तो ये ऐसे ही हुआ कि आंख बंद करके आप समझ रहे हो कि जो संकट है वो टल गया। भारत की इकोनॉमी की कहानी ये डॉलर की तुलना में जो रुपए की कीमत है वो बता रहा है, लगातार फिसल रहा है और लगातार फिसलना ये बताता है कि इकोनॉमी जो है वो नियंत्रण में नहीं है। भारत जो है जिसको कायदे से आत्मनिर्भर बनना था वो आत्मनिर्भर तो बना नहीं। चाइना का फोन अभी भी 90% हम लोग यूज करते हैं, कहेंगे कि हम विश्व गुरु हैं। भारत एक ऐसे आर्थिक स्थिति में है जहां इस तरह की चीजें और भी गंभीर हो जाएंगी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे चैनल पे और हमारे साथ हैं प्रोफेसर संदीप यादव। और अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था और चल रहा था एक युद्ध भी जो ईरान और अमेरिका के बीच में। और उस समय मीडिया ये दिखा रही थी कि कैसे युद्ध के दौरान जो है भारत सारी स्थितियों को संभाल कर रखे हुए है। कई देशों में जो है दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और सीधे सीधे जनता से कहते हैं कि सोना न खरीदें और जो है विदेश की यात्राएं बंद कर दें और बहुत सारी चीजों को वो त्याग करने के लिए कह रहे हैं। ये सब कुछ अचानक इतना जो होता है, एक समय तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि सब कुछ सामान्य था। संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मात्र 2 से 3 दिन पहले भारत में सब कुछ सामान्य था, भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, मजबूत अर्थव्यवस्था है, लेकिन मात्र 2 दिनों के अंदर जो अचानक स्थिति बदल जाती है। प्रधानमंत्री की जो गाड़ियों का जो काफिला होता है उसमें संख्या आधी हो जाती है, 2 गाड़ियों के साथ घूम रहे हैं, गृह मंत्री वैसे घूम रहे हैं और पूरे देश को ऐसी सलाह दे रहे हैं। अचानक इतना सब कुछ हो जाता है, ये अचानक ऐसे सब कुछ कैसा हो गया? देखिए, ये अचानक नहीं हुआ है। ये जो संकट है ये बहुत पहले भारत में आ चुका था। ये संकट तब आया जब भारत अमेरिका के सामने झुका और भारत झुक के उसने ट्रेड डील की, जिसे विपक्ष डील कहता है। डील नहीं कहता है, डील कहता है। वो डील कैसी थी? अजीबोगरीब डील थी। आज तक भारत और अमेरिका के व्यापार में इतना टैरिफ कभी नहीं लगाया गया था। वो 2% 3% मैक्सिमम रहा होगा। ट्रंप ने क्या किया कि वो बोल रहा था काफी दिन से कि मैं भारत पे टैरिफ लगाऊंगा 50% टैरिफ लगा दिया। सरकार मुंह तक नहीं खोल पाई। लोगों ने कहा कि सरकार कंप्रोमाइज हो चुकी है और उसका 2 कारण बताया। एक तो उनके जो दोस्त हैं उनके खिलाफ न्यूयॉर्क में एक FIR हुआ है एक मसले में। दूसरा एप्स्टीन फाइल्स का मामला जिसमें भारत से बहुत सारे लोगों का नाम आया है। एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन। आप ये कहना चाहते हैं कि मात्र इन 2 व्यक्तियों के कारण जो है, जो एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहा है, उसके कारण पूरी की पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को गिरवी रख दिया सरकार ने? नहीं, इससे ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। गिरवी नहीं रख दिया क्योंकि उनको बचाना है। आप देखिए, आप ये मत समझिए कि वो जो उद्योगपति मित्र है वो कौन है, आप समझिए कि वो कितना बड़ा आदमी है। तो उस आदमी को बचाने का मामला है। दूसरा, जेफरी एप्स्टीन की फाइल में नाम आया है। आज तक जिस मंत्री का नाम आया उसने इस्तीफा तक नहीं दिया है। तो ऐसी स्थितियों में अमेरिका बहुत सारी चीजों को दुनिया के देशों पे कंट्रोल करता है। उसकी जो खुफिया एजेंसीज हैं हर चीज के बारे में जानकारी रखती हैं। तो ये जो भारत का ट्रेड डील हुआ उसमें भारत का नुकसान हुआ, लेकिन भारत ने अपना नुकसान करते हुए भी ट्रेड डील किया। तो उसको गटर मीडिया ने कहा कि नहीं, ये मास्टर स्ट्रोक है। तो हालांकि मास्टर स्ट्रोक नहीं था, क्योंकि भारत ने उन सब सारी चीजों का भी डील किया है जो उसके यहाँ खुद बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। हमारे सेब के किसान, हमारे दूध के किसान। भारत डेयरी प्रोडक्ट्स में दुनिया का नंबर 1 उत्पादक देश है। तो उसको अमेरिका से डील करने की क्या जरूरत है डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए या फिर इन फ्रूट्स के लिए और इस तरह की चीजों के लिए? वो भी किया है। भारत जो है अमेरिका से आयात बहुत कम करता है। वो आयात करता है 39 बिलियन डॉलर का। निर्यात ज्यादा करता है। निर्यात क्या करता है? निर्यात करता है सोने, जवाहरात, हीरे के जो कटिंग उसकी सारी चीजें वो निर्यात करता है। उसके बाद
कपड़े रेडीमेड निर्यात करता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात करता है, वो फोन के असेंबल्ड चीजों को निर्यात करता है, मछली चावल, प्रॉन एक मछली होती है जी। जो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब इन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने, तो भारत उसको एक्सपोर्ट करता है अमेरिका के मार्केट में। वो इंडियन एक्सप्रेस ने आर्टिकल छापा, उसका कंपटीटर भारत का वियतनाम है, उसकी मछलियां बिकने लगी। और वो अच्छा, एक बार जब बिजनेस के रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो उसमें दूसरे की एंट्री बड़ी मुश्किल होने लगती है। तो भारत का सामान सीधे अगर 100 रुपए का है, 50 के टैरिफ के बाद 150 का होता, वो क्यों खरीदेंगे 150 की चीजें जो उनको अमेरिका में पड़ रही हैं? अब उनको अगर 110 में 105 में अवेलेबल है तो क्यों नहीं खरीदेंगे? तो यही हुआ। भारत दुनिया के सबसे अमीर लोग 33% अमीर अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका एक बड़ा मार्केट है, बड़े मार्केट में भविष्य आदमी को दिखता है, क्योंकि बड़े मार्केट में बायर्स होते हैं ना। अब जैसे दिल्ली में आप कोई खरीदने वाले, हाँ बिल्कुल, आप दिल्ली में बाइंग कैपेसिटी होती है उनकी। दिल्ली में आप कोई चीज खोलिए फुटपाथ पे, उसमें आप जल्दी ही गरीबी से निकल जाएंगे। लेकिन अगर वही बिहार के किसी जिले में, सुपौल में है, तो आप उसमें स्ट्रगल करते रहेंगे, बिक्री कम होती है क्योंकि वहाँ इनकम उतनी नहीं है। अमेरिका एक बड़ा मार्केट है और इंडिया का अच्छा रिलेशन था, बना बनाया, टैरिफ बढ़ने से टूट गया। अभी भी 17% के बावजूद भी स्ट्रगलिंग है। तो ये इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। अब आपको दूसरी बात मैं जो विस्तार से बताना चाहता हूँ, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आई, क्राइसिस को आपने ठीक से डील नहीं किया। क्राइसिस आई, ठीक है, क्राइसिस का आपको एक वे आउट रास्ता तय करके रखना था। आप जब क्राइसिस हुई, यूएई पे भी हमला कर रहा था ईरान, और वहां से मुश्किल से 3-4 लाख लोग ही वापस आ पाए हैं। और जो भारत के लोग जो बाहर रहते हैं वो रेमिटेंसेस भेजते हैं। जैसे मैं मान लीजिए अमेरिका में रहता हूँ, तो मैं जो कमाता हूँ अपने परिवारजनों के लिए भेजता हूँ, उसको रेमिटेंस कहते हैं। वो रेमिटेंस गल्फ के देशों से 40% आता है। आप यहाँ भारत में तो कहा लोगे कि अब्दुल को टाइट करूंगा, वहां जाके जो वहां का अब्दुल है, सलमान है, उसके पैर पकड़ते हैं ये लोग। ये भारत में ही संभव है कि आप यहाँ अब्दुल को टाइट करने की बात कहेंगे, तो कपड़ों से ही पहचान लेते हैं। आप कहेंगे कि 15% मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है, लेकिन ढेर सारे हिंदू जाके उनके घरों में छोटा छोटा काम करते हैं। ये भारत सरकार आपको कभी नहीं बताती है। तो 40% जो रेमिटेंस है, 38% वो गल्फ से आता है, वो रुक गया तो इकोनॉमी परेशान नहीं पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और उस पर से आपकी नीतियां, ईरान से भी आपने संबंध खराब किया। IS देना जो युद्धपोत था, वाइजक में आया, अभ्यास किया, वापस जा रहा था, गाल के पास में अमेरिकन पनडुब्बी ने उसको मारा, 300 लोग मारे गए। एक उनका युद्धपोत जो है कोलंबो जाके बच गया। कोलंबो के लोगों ने, श्रीलंका की सरकार ने उसकी सेवा की, बचाया। ईरान ने कहा कि हम कुछ भी हो जाए इस दोस्ती को भूलेंगे नहीं, इस मदद को भूलेंगे नहीं, दोहरी कीमत चुकाएंगे, और श्रीलंका हमारे लिए सर आंखों पर है। भारत जो उनका सुप्रीम लीडर था मारा गया, और उस पर देरी में अली खामनेई, आयतुल्लाह खमेनी, तो वो 5 साल बाद आप प्रतिक्रिया देते हो, 5 दिन बाद, अच्छा क्षमा करिएगा, 5 दिन बाद। और आप जो है क्या करते हो कि जब इजराइल पर हमला होता है ईरान का, तो आप कहते हो कि निंदा करते हो उसकी, और जब ईरान पर पहला हमला हुआ था अमेरिका और इजराइल का, उसकी निंदा नहीं करते हो। ईरान इस बात से कहीं ना कहीं दुखी हुआ, नाराज हुआ, और उसने भारत के जो जहाज आते थे गैस और पेट्रोल और इस तरह के उत्पादों के साथ, उनको होर्मुज में रोक लिया। और आज ही की खबर है कि ओमान के पास में भारतीय उस पर ड्रोन से हमला हुआ। तो एक्चुअली क्या हुआ कि हमारा सामान और उसकी सप्लाई चेन टूट गई। सप्लाई चेन टूटने से क्या होता है कि हर चीज प्रभावित होती है। जैसे आपकी जो सामान है, घरेलू चीजें हैं, क्योंकि वो सब कुछ ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई हैं। ट्रांसपोर्ट जब महंगा हुआ, गैस महंगा हुआ, तो रेस्टोरेंट का उद्योग चौपट होगा। तेल से सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट से बाकी चीजें महंगी होंगी। आज दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं 2 रुपए, CNG बढ़ने से दूसरी चीजें बढ़ जाएंगी। तो ये गैस जो है भारत जो गैस है वो 47% अपने उपयोग का प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है। बाकी 53% वो बाहर से लाता है। उस 53% का 90% गल्फ के देशों से आता है। कहाँ से? कुवैत से, कतर से सबसे ज्यादा आता है। कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, UAE, ये सब वो मार्ग ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही रुका है। तो आपकी सारी चीजें रुकी हैं, सप्लाई चेन बाधित हुआ, और उसके बाद चीजें मुश्किल में पड़ गई। अभी तक गैस की क्राइसिस खत्म नहीं हुई है, और ये शुरू हो गई थी कब? मार्च में। लेकिन सरकार क्या कर रही थी? पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार, उसने कोई इसको संकट को गंभीरता से लिया ही नहीं। उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया, जीत गए, तो उनको लगता है कि नहीं, अब बताना चाहिए कि आप सोना मत खरीदिए, क्योंकि सोना जो है वो डॉलर में खरीदा जाता है, और डॉलर जो है रुपए की तुलना में ज्यादा महंगा हो गया है, और उसको ज्यादा अगर खर्च होगा तो भारत का फॉरेन रिजर्व कम होगा, फॉरेन रिजर्व कम होगा तो भारत की आर्थिक संकट और गहरी हो जाएगी।
तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को जो ये बात उन्होंने कही है कि देश के लोगों को त्याग करना चाहिए, सोना ना खरीदें, विदेश यात्रा ना करें, और मीडिया भी इस चीज को कहीं भी नहीं दिखा रहा था कि भाई देश संकट में जा सकता है, जो इस तरह से स्थितियां बनी हुई है, मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर तो न मीडिया को दिखा रहा था। और आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्या पूरे देश के लोगों को यही चीज जो वो सलाह दे रहे हैं, आखिर 2 महीने पहले वो क्यों नहीं दे रहे थे? क्या ये उनकी जिम्मेवारी थी? और अचानक मात्र 1 से 2 दिनों में सिचुएशन कैसे चेंज हो गया? अचानक आप उधर थे और अचानक आप इधर आ गए, ये सब कैसे संभव है? ये सवाल तो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे जाने वाला है। जहां पूछा जाता है कि आम आप चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं या छील के खाते हैं, वहां ये पूछे जाने वाला सवाल है। इसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये देखिए कि वो अपील करते हैं और उसके अगले दिन रोड शो करते हैं, और वो आप वीडियोस वायरल हैं, आप देख लीजिए कि कितनी गाड़ियों के साथ वो रोड शो किया गया है। अच्छा, रोड शो हर राज्य में करने की जरूरत क्या है? आप देखिए जापान में चुनाव होते हैं, वहां एक जगह फिक्स होती है, वहां लोग जाते हैं, लोग आते हैं, समय पे प्रचार होता है, उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। भारत में ये पॉलिटिकल कल्चर क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? ये रोड शो का क्या मतलब है? क्या आप यहाँ पे कोई, ये तो दूसरी राज्य व्यवस्था है कि राजकुमार आए और जनता आएगी, हाथ हिलाएगी, वो भी हाथ हिलाएंगे, अभिवादन होगा और चले जाएंगे। इससे क्या हमारी आर्थिक स्थिति में क्या सुधार होगा? हमारी सामाजिक स्थिति में क्या सुधार होगा? राजा का मतलब है कि वो आए और हमारे कुछ संकट को दूर करे, कुछ करे। शासक का ये मसला है ना। आप कहते हो कि आप तेल कम खर्च करो, और एयर शो का क्या मतलब है? कुछ देर का शो है, पटाखा फोड़ने की तरह है, पटाखा फूटा, धुआं उठा और पैसा डूबा। तो ये इस तरह की चीजें फिजूल खर्ची, क्या ये आप एक दिन अपील करते हो, उसके अगले दिन आप खुद ये कर रहे हो। फिर जब लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल करने लगते हो तो 2 गाड़ी लेके चलने लगते हो। तो ये सब चीजें जो है ना, ये आप खाली दिखाने की बातें हैं। क्राइसिस तो बहुत पहले शुरू हो गई है। आप किसी भी अर्थशास्त्री से, जो अर्थशास्त्र का जानकार है, विद्वान है, उससे पूछिए, वो साफ साफ कह रहा है कि जो कहा जा रहा है कि इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हालांकि अभी भारत और घट के 6वें नंबर पे आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया की जितने भी संस्थाएं हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने साफ साफ कहा है कि भारत के आंकड़े झूठे हैं। जो आंकड़े भारत सरकार देती है जीडीपी के और इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए, इकोनॉमी से, वो झूठे देती है। उसने डांटा था कि ये आंकड़े सी ग्रेड के हैं। उसने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आईएमएफ ने कहा है, आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम ने, कि ये जितने भी आंकड़े हैं वो सी ग्रेड के हैं, और उसको डस्टबिन में डाल दिया उसने। तो सोचिए, जो आंकड़ा नहीं देगा उसका एनालिसिस कैसे होगा? मैं अगर मेरा कोई बेटा है, वो मुझे अपना नंबर नहीं बताएगा तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? एग्जाम का रिजल्ट नहीं बताएगा तो कैसे मालूम चलेगा? तो ये जो आंकड़े हैं, ये साफ साफ कहानी कुछ और कहते हैं। तो आप तो, ये तो ऐसे ही हुआ कि आंख बंद करके आप समझ रहे हो कि जो संकट है वो टल गया। आप कोई तैयारी नहीं करोगे। चाइना के पास 6 महीने का रिजर्व है, वो आसानी से इस बार को झेल सकता है। भारत ने अपनी जो कैपेसिटी थी 1-2 महीने की, उसको बढ़ाया क्यों नहीं? उस पर काम क्यों नहीं किया? कोई भी संकट आता है तो लगातार काम करना होता है। अब आप जो है उसको दरकिनार करके रखोगे तो फिर आप कैसे उससे टैकल कर पाओगे? और सरकार के जैसे सरकार के जो कुछ लोग हैं कह रहे थे कि पब्लिक जो है पैनिक बाइंग कर रही है। युद्ध भी अचानक नहीं होता, उसके पहले से उसकी भूमिका तैयार हो जाती। तो क्या सरकार इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थी कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है? क्या इनको पहले से कुछ व्यवस्था नहीं कर लेनी चाहिए थी? क्योंकि मीडिया तो लगातार ये बता रहे कैसे कैसे जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है देश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छा, रुपया जो है पहले जब गिरता था तो देश की इज्जत, देश का इज्जत गिरता था, लेकिन अब उस बयान की चर्चा नहीं की जाती है। अब रुपया भी 96 के स्तर पर पहुंच गया है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट हमारे एक बड़े लीडर ने, हमारा नहीं दिया था कि ये जब रुपया गिरता है किसी देश का तो उसकी इज्जत गिरती है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ही बयान है। बिल्कुल, हमारे माननीय का बयान है। माननीय ने ये भी कहा था कि रुपया तो, जब वो सत्ता में नहीं थे, उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री के लिए कहा था कि रुपया तो इतना गिर रहा है कि कुछ दिन बाद लगता है कि उनकी उम्र का 2 गुना हो जाएगा। लेकिन उनका हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इनका हो जाएगा। 2014 में 62 रुपए था, थोड़ा मोड़ा बढ़ के 68 तक गया था, वो फ्लक्चुएट कर रहा था। आज 96 रुपए है। एक्चुअली पूरे भारत की इकोनॉमी की कहानी ये डॉलर की तुलना में जो रुपए की कीमत है वो बता रहा है। लगातार फिसल रहा है, और लगातार फिसलना ये बताता है कि इकोनॉमी जो है वो नियंत्रण में नहीं है। आप कह सकते हो कि जीडीपी स्थिर है, तमाम तरह की चीजें हैं और वो सारी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो इकोनॉमी है वो गंभीर संकट में इसलिए है क्योंकि आपका जो फॉरेन रिजर्व है वो कम हो रहा है। अब जब संकट नजदीक आया है तो उन्होंने खुलेआम मंच से इस बात को बोला है कि आप सोना मत खरीदिए। अब सोना जो भारत का है उसका 40% स्विट्जरलैंड से आता है। भारत उत्पादन 1 टन सोना जो होता है कोलार में, कर्नाटक में, झारखंड में, यूपी के सोनभद्र में और कुछ इलाकों में कम होता है। बहुत कम 1% जो हमारी नीड का है। 40% हम स्विट्जरलैंड से लाते हैं। चिली, बोलिविया, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये सब देश हैं जहां से हम खरीदते हैं। अच्छा, सोना जो है ग्लोबल मार्केट का मामला है,
डॉलर में खरीदना है, रुपया आपका कमजोर है। जैसे आप आप ना रुपए को लेके जाइए और डॉलर में कन्वर्ट करिए, आप 100 रुपए लेके जाएंगे तो आपको $1 मिलेगा। सोचिए आपकी क्या हैसियत है। बाहर के देश आप अगर अमेरिका घूमने जाइए, आप यहाँ के अच्छे खासे अमीर भी होंगे तो वहां जाके आपको लगेगा कि अरे हम कितने कमजोर देश से आए हैं, तब आपको अपनी असली हैसियत पता चलती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो ग्लोबल मार्केट में सोने को डॉलर में खरीदना है, डॉलर आपको ज्यादा खर्च करना है। और इस समय स्थिति ऐसी है कि आपको डॉलर बचाना होगा, क्योंकि जितनी भी आयात की चीजें हैं सब कुछ हमको डॉलर में खरीदना है। और भारत जो है, जिसको कायदे से आत्मनिर्भर बनना था, वो आत्मनिर्भर तो बना नहीं। चाइना का फोन अभी भी 90% हम लोग यूज करते हैं, कहेंगे कि हम विश्व गुरु हैं। आज तक हमारे नैनो टेक्नोलॉजी और हमारे तमाम रिसर्च करने वाले लोग जो इसी मैंने जिनका जो अपने ज्ञान पर दंभ करते हैं, उन्होंने इतना नहीं किया कि भारत में एक मोबाइल कंपनी बना ली होती जो अपना मैन्युफैक्चरर होती और कम से कम 50% ही मार्केट कवर कर लेती। नहीं हुआ। दवाइयां, कच्चा माल चाइना से आता है, हम हर चीज में निर्भर हैं। तो जो बातें कही गई कि हमको मैन्युफैक्चरर बनाना हुआ नहीं, तो वो संकट को खत्म करता और हुआ नहीं तो ये चीजें। एक आखिरी सवाल, सराफा बाजार में बड़ा मातम पसरा हुआ है, बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी सोने के व्यापारी, क्या कहेंगे इस पे आप? सोने के व्यापारी लखनऊ में उन्होंने अगले दिन ही प्रदर्शन किया। लखनऊ में 6000 सराफा व्यापारी हैं। वो उन्होंने अपने दिल की व्यथा को व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि 1 साल तक अगर व्यापार नहीं हो तो हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा, क्योंकि वो अगर फ्लो टूट गया, एक्चुअली अगर एक बार आदमी में साहस आ गया कि बिना गहने के भी शादी कर लेंगे, तो फिर वो काम चलाने लग जाएगा। क्योंकि उनको मालूम है कि भारत की इकोनॉमी जो है कितनी खस्ता हाल है। कोविड के बाद से जो गिरी है, बहुत हल्का फुल्का, धीरे धीरे खड़ी होती है, फिर झुक जाती है, खड़ी होती है, झुक जाती है। तो और उसमें खाली 6000 व्यापारी ही नहीं है सराफा के, उनके साथ कटाई छटाई और इस तरह की चीजों में लगे हुए जो व्यापारी हैं, उनका जीवन दुश्वार हो जाएगा। मैं एक बात जोड़ के अपनी बात खत्म करता हूँ। आप बहुत दूर नहीं जाना, भारत में ही सूरत जाइए। सूरत में जब आपने ना अमेरिका के साथ ट्रेड डील किया, तो हमारे जो चीजें थी वो बहुत महंगी हो गई। वैसे भी अब हमारा धीरे धीरे मार्केट खराब हो रहा है, हीरे का और उसका हीरे का बड़ा मार्केट है सूरत, वो खराब हो रहा है। अब वो चाइना ने क्या किया कि ऐसे नकली बना लिए हैं हीरे कि अमेरिका में पता ही नहीं चलता है कि वो असली है कि नकली है, और उस बाजार को चाइना ने कंपनसेट कर दिया। आपको मालूम है पूरे सूरत में हर दिन एक मजदूर या छोटा मोटा व्यापारी आत्महत्या करता है। ये आपको गोदी मीडिया, गटर मीडिया नहीं बताएगा। आप पता करिए कि सूरत में महीने में कितने मजदूर, क्योंकि जीवन में उन्होंने कुछ सीखा नहीं था, हीरे की कटाई छटाई और फिनिशिंग सीखी थी, अब वो दूसरा काम सीख नहीं सकते हैं, बेरोजगार हो गए हैं, मामला और धंधा चौपट हो गया। बड़े बड़े व्यापारी उससे निकल के सोलर के काम में, दूसरे काम में जा चुके हैं। हीरे का व्यवसाय तबाह हो चुका है। इसके बारे में आपको सरकार, आपको गटर मीडिया नहीं बताएगी। इसलिए याद रखिए कि जो सराफा व्यवसायियों की चिंता है वो बहुत ही गंभीर चिंता है, क्योंकि व्यापार एक बार अगर नीचे की तरफ गया तो भारत एक ऐसी आर्थिक स्थिति में है जहां इस तरह की चीजें और भी गंभीर हो जाएंगी। तो जो चीज आपको मीडिया नहीं दिखा रही है, हम आपको सीधे सीधे बता दें कि स्थिति उतनी सामान्य नहीं है जो कि आपको मात्र 4 दिन पहले अगर आप टीवी मीडिया देख रहे थे तो सब कुछ आपको अच्छा और भारत में सब कुछ चंगा सी, जो कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी की लाइन है, उन्होंने कहा वो नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि आप जो है गाड़ियां ना चलाएं, एक गाड़ी में बैठ के कई लोग जाएं, और पेट्रोल बचाएं, गैस बचाएं, सोना ना खरीदें, विदेश यात्राएं ना करें। सोचिए ये बात क्या आज से ठीक 2 महीने पहले नहीं कही जा सकती थी, लेकिन उसमें भारत में चुनाव चल रहे थे, चुनाव को जीतना जरूरी था। भाजपा ने और प्रधानमंत्री ने क्या किया है कि अब जो है देश उस मोड़ पे खड़ा है कि जो सराफा बाजार है वो डाउन हो चुका है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर बताएं। धन्यवाद।